जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस गढ़ में। हम सब लोग घटना चक्र से भूगोल कर रहे हैं। भूगोल का इंडियन ज्योग्राफी पूरा हो चुका है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम सब लोग कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी लगभग आधा हो चुका है। अब मात्र 4 या 5 दिन का क्लास होगा। आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करें। ये जो डिस्कशन चल रहा है ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हो गया बीपीएससी, हो गया बिहार दरोगा, हो गया अन्य एग्ज़ाम के लिए जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये डिस्कशन चल रहा है और लाइन बाय लाइन चल रहा है ज्योग्राफी का, और सभी सब्जेक्ट का इसी तरह चलेगा घटना चक्र का। इसलिए आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम सब लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो लास्ट टॉपिक हुआ था आर्द्रता, आज जो होगा वायुदाब होगा, बादल होगा और हवाएं सब होगी। चलिए सबसे पहला आज टॉपिक होगा वायुदाब। देखिए ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। देखिए वायुदाब, वायु का अपना भार होता है तथा किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत या वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है। यह कैसा दबाव डालता है? लंबवत दबाव डालता है, ठीक है, जिसे वायुदाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में मापते हैं। इसको किस में मापते हैं? बैरोमीटर में मापते हैं। बैरोमीटर में पारे के तल में अचानक गिरावट, तूफान आने का सूचक है। बैरोमीटर में अगर पारा अचानक गिर रहा है तो उसको क्या बोलते? तूफान आएगा। बैरोमीटर के पठन में पहले गिरना और पुनः धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक है। वर्षा की स्थिति हाँ, बैरोमीटर में पारे के तल का लगातार बढ़ना क्या? चक्रवात और साफ मौसम का संकेत होता है। क्या होता है? प्रति चक्रवात होता है। अगर बैरोमीटर में पारे के तल को लगातार बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में साफ मौसम होता है ये, तो प्रति चक्रवात में साफ मौसम होता है, ठीक। प्रति चक्रवात और साफ मौसम होने की संभावना होती है। वायुमंडल दाब के वितरण को समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। समदाब रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायु दाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती है, जिसे क्या बोलते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं, ठीक है। देखिए वायु दाब का क्षैतिज वितरण, वायु दाब का क्षैतिज वितरण पढ़ते हैं। धरातलीय सतह पर वायु दाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समदाब रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। वायु दाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? समदाब रेखाओं के माध्यम से समदाब रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। यह समस्त पृथ्वी को देखा जाए तो उच्च दाब तथा निम्न दाब का कुछ निश्चित प्रणाली के अंतर्गत सुस्पष्ट वितरण है। मतलब उच्च दाब और निम्न दाब का जो है ना, इसको उच्च दाब और निम्न दाब में बांटा गया है, ठीक है। यदि पृथ्वी को समरूप मान लिया जाए तो निश्चित रूप से वायु दाब का वितरण क्रमबद्ध मेखलाओं के रूप में पाया जाता है, परंतु स्थल तथा जल के असमान वितरण के कारण मेखलाओं की क्रमबद्धता में व्यवधान पड़ जाता है। धरातल पर वायु दाब की भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कोई नियमित वितरण नहीं होता है। मतलब धरातल पर वायु दाब का भूमध्य रेखा से ध्रुव तक कोई जो है ना नियमित मतलब वितरण नहीं है इसका, ठीक है। वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति में केवल तापमान जिम्मेदार नहीं होता है, वरन गति कारक भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि उत्पत्ति की प्रक्रिया, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुमंडल की पेटियों को 2 बृहत समूहों में विभाजित किया जाता है। सॉरी, देखिए तापजन्य वायुदाब पेटी, इसको मतलब कि उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब पेटी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला है तापजन्य वायु पेटी और दूसरा है गतिजन्य वायुदाब पेटी। देखिए तापजन्य वायुदाब पेटी जो है ना, इसके अंतर्गत भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब को सम्मिलित किया गया है। तापजन्य वायुदाब में किसको किसको रखा गया है? इसमें रखा गया है आपको भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, इसको तापजन्य वायुदाब। और गतिजन्य वायुदाब में इसके अंतर्गत उपोष्ण उच्च दाब तथा उपध्रुवीय निम्न दाब, उपोष्ण उच्च दाब और उपध्रुवीय निम्न दाब को रखा गया है, ठीक है। अब देखिए भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री स्थान तक मिलता है।
भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विस्तार बताइए। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री भूमध्य रेखा से 5 डिग्री अक्षांश के दोनों गोलार्धों में मिलता है, ठीक है। परंतु सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण या दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में खिसकाव व हस्तांतरण होता रहता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिस कारण अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर फैलती है तथा ऊपर उठ जाती है। इस कारण सदैव निम्न दाब बना रहता है। इसका इसमें क्या होता है? सदैव निम्न दाब बना रहता है। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं में गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है, ठीक है। इसी कारण इस पेटी को डोलड्रम कहा जाता है। डोलड्रम किस पेटी को कहा जाता है? जहाँ वातावरण शांत रहता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है ना, उसको क्या बोलते हैं? ये डोलड्रम की पेटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ शांत वातावरण बना रहता है। अब देखिए उपोष्ण उच्च दाब पेटी। इस पेटी का विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है उपोष्ण उच्च दाब की पेटी? 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के 30 डिग्री और से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में कौन पेटी? यही उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी माना जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांश में नीचे उतरकर बैठती है, जिससे इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होते हैं। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। किस पेटी को अक्षांश कहा जाता है? वही दाब जहाँ अधिक हो जाएगा। किस पेटी को मतलब कि अश्व अक्षांश कहा जाता है, ये बताइए। निम्न वायुदाब उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, जो कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य होता है। और अश्व अक्षांश किसको बोला जाता है? बताइए, अक्षांश किसको बोला जाता है? जो मतलब निम्न वायुदाब उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को क्या बोलते हैं? विस्तार जो 30 से 35 डिग्री होता है, उसी को हम लोग अश्व अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। जिसके कारण अक्षांश बोलते हैं। इस शांत तथा अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलयानों के संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। परिणाम स्वरूप व्यापारी जलयान को हल्का करने के लिए कुछ अश्वों को सागर में फेंक दिया जाता था। वायुओं को मतलब कि ये इसको ये नाव को हल्का करने के लिए उसको क्या बोलता था? कुछ घोड़ा को जल में फेंक देता था। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखिए, इस कारण इसे अश्व अक्षांश। हाँ देखिए, अब देखिए उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्ध में कहाँ से कहाँ तक है? 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड 60 से 65 डिग्री के बीच में कौन गोलार्ध पेटी आता है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, दोनों गोलार्ध में। इस पेटी में वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है। यहाँ क्या तापमान निम्न कम रहता है, जिसके कि निम्न वायुदाब बनता है। बताइए, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी का विस्तार बताइए। 60 से 65 डिग्री। 60 से 65 डिग्री। वस्तुतः पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इस अक्षांश में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिसके कारण गतिजन्य निम्न वायुदाब का अभिप्रभाव होता है। अब देखिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। देखिए ध्रुवों पर तथा समीपी क्षेत्रों में अत्यधिक निम्न तापमान के कारण यहाँ वायुमंडल में ठंडी एवं भारी हवाएं धरातल पर उतरती है। वायुमंडल में भारी हवाएं, ठंडी एवं भारी हवाएं धरातल पर उतरती है। परिणाम स्वरूप यह उच्च वायुदाब का अभिप्रभाव होता है। अब इसका देखिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न अक्षांशों में से किससे आप हॉर्स अक्षांश कहते हैं? बताइए। 30 डिग्री को हॉर्स अक्षांश कहते हैं। हाँ, हॉर्स अक्षांश 30 से 35 डिग्री के बीच होता है, ठीक ना। तो क्या होगा? 30 से 35 डिग्री होगा। 30 से 35 अश्वांश जिसको बोलते हैं, अश्व अक्षांश। वायुदाब सबसे कम होता है, बताइए कहाँ होता है? ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। ठीक हो गया। अब देखिए बादल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। इस चैप्टर से बिहार एसएससी में भी एक क्वेश्चन था। बताइए बादल से, बादल ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बादल जल सकीरों तथा हिम सकीरों का ही बड़े पैमाने पर समूह होता है। बादल क्या होता है? जल सकीरों तथा हिम सकीरों से बड़ी पैमाने पर समूह होता है। हाँ, बादल यह कोहरे की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। कोहरे की अपेक्षा यह अधिक ऊंचाई पर बादल पाया जाता है। जब धरातल पर ऊपर उठती गर्म एवं आर्द्र हवा को एडियाबेटिक ताप पतन दर आसपास की वायु के ताप पतन दर से कम हो तो वायु जो है ना अस्थिर होकर निरंतर ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है।
तथा ओसोंग के बाद संघनन प्रारंभ हो जाता है। जब संघनन हिमोंग के ऊपर संपन्न होता है तो जल सकीरों अथवा हिम सकीरों का निर्माण होता है। जब संघनन जो है हिमोंग के ऊपर संपन्न होता है तो किसका निर्माण होता है? जल सकीरों अथवा हिम सकीरों का निर्माण होता है। इनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है तथा अधिक मात्रा में हो जाने पर इनका समूह क्या होता है? बादल की रचना। बादल का रूप ले लेता है। ठीक है, अब देखिए बादलों के वर्गीकरण इनके सामान्य आकृति, ऊर्ध्वाधर विस्तार तथा ऊंचाई के को प्रमुख आधार बनाया गया। बादल का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया बताइए? ऊंचाई के आधार पर, सामान्य आकृति, ऊर्ध्वाधर विस्तार और ऊंचाई पर इसको किया गया। ठीक है, अब देखिए पक्षाप बादल। ठीक है, सबसे पहले होता है पक्षाप बादल। पक्षाप बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यह बादल प्राय छितराए रूप में रेशम के सदृश दिखते हैं क्योंकि इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों के द्वारा होता है जिनसे होकर सूर्य की किरणें गुजरती है, जिस कारण इसका रंग श्वेत हो जाता है। पक्षाप बादल क्या होता है? सबसे ऊपर में होता है पक्षाप बादल। हाँ, वो श्वेत रंग का हो जाता है। हाँ, अब देखिए चक्रवातों के आगमन के पहले आकाश में पक्षाप मेघ दिखने लगता है। चक्रवात जैसे आएगा तो आकाश में क्या होगा? पहले ही उसको इंडिकेट कर देता है। पक्षाप मेघ आकाश में दिखने लगता है। पक्षाप स्तरी बादल दूसरा है। पक्षाप अस्तरी बादल। पक्षाप अस्तरी बादल, अब दूसरा है पक्षाप अस्तरी बादल। ये बादल मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पाए जाते हैं। पक्षाप अस्तरी बादल कितने ऊंचाई पाए जाते हैं? 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर हाँ, पाए जाते हैं। 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कौन? पक्षाप बादल। पक्षाप अस्तरी बादल इनके आने पर सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल मतलब होलो बन जाता है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर क्या बनता है? होलो बन जाता है, जो कि चक्रवात के आगमन का सूचना देता है। अब होता है पक्षाप कपासी बादल। कौन होता है? कपासी बादल। ये बादल सफेद तथा छोटे छोटे गोलाकार रूपों में पाए जाते हैं। पक्षाप कपासी बादल कैसा पाए जाते हैं? छोटे छोटे और सफेद और छोटे छोटे गोला के रूप में पाए जाते हैं। अब होता है उच्च स्तरीय बादल। आकाश में लगातार रूप में फैली नीले अथवा भूरे रंग की पतली चादर वाले बादल को उच्च स्तरीय बादल कहते हैं। इसे विस्तृत एवं लगातार वर्षा होती है। उच्च स्तरीय बादल से विस्तृत और लगातार वर्षा होती है। विस्तृत मतलब बड़ा और लगातार वर्षा होती है। ठीक ना, देखिए उच्च स्तरीय बादल जो है आकाश में लगातार रूप में फैली नीले अथवा भूरे रंग की पतली चादर वाले बादलों का उच्च स्तरीय बादल कहते हैं। ठीक ना, इससे जो लगातार वर्षा पूछेगा, लगातार वर्षा किस बादल से होती है? उच्च स्तरीय बादल से। आल्टो स्टेटस क्लाउड्स। अब देखिए उच्च कपासी बादल, ये पक्षावी कपासी बादलों के भांति कम ऊंचाई पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए स्तरीय कपासी बादल। ये बादल हल्के भूरे रंग के बड़े बड़े गोलाकार चकतों के रूप में पाए जाते हैं। अब होता है अस्तरीय बादल। ये बादल कुहरे के समान होता है। इसका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने से प्राय शीतोष्ण कटिबंध में सर्दियों में होता है। बताइए अस्तरीय बादल का निर्माण कब होता है? सर्दी में होता है, शीतोष्ण कटिबंध में होता है। किसका होता है? अस्तरीय बादल का निर्माण कब होता है? ठंडी में होता है, सर्दी में होता है। अब देखिए वर्षा स्तरीय बादल। ये बादल धरातल के अधिक नजदीक पाए जाते हैं। वर्षा स्तरीय बादल धरातल के अधिक नजदीक पाए जाते हैं। काले रंग, यह जो है ना काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। यह जो कोई भी आकार का हो सकता है। ठीक है, इनकी सघनता के कारण अंधकार छा जाता है और वर्षा अत्यधिक होती है। वर्षा स्तरीय बादल से क्या होता है? वर्षा अधिक हो जाती है, अंधकार छाता है और वर्षा अधिक होती है। अब देखिए कपासी बादल। ये बादल अधिक घने तथा विस्तृत होते हैं। कपासी बादल कैसा होता है? घने तथा विस्तृत होते हैं। घने तथा विस्तृत होते हैं। प्राय ये लंबे रूप में होते हैं। कैसा होता है? लंबे रूप जो होते हैं। कपासी बादल लंबे रूप में होते हैं, जिनकी ऊपरी भाग गुंबदाकार या गोभी के फूल के समान होता है। ऊपरी भाग गुंबदाकार और गोभी के फूल के समान का किसका होता है? इसी का कपासी बादल का। इनमें प्राय साफ मौसम का अभाव होता है। कपासी बादल में साफ मौसम रहता है, इसमें बारिश उर्षित नहीं होती। मौसम साफ का आभास होता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए कपासी वर्षा बादल। ये बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं। इनके साथ वर्षा, ओला तथा त्वरित झंझा की अधिक संभावना होती है। सबसे ज्यादा कपासी वर्षा बादल में जो क्या होता है? सबसे ज्यादा वर्षा आती है, ओला आता है, गहरे बादल होते हैं सबसे ज्यादा। और ये त्वरित झंझा का अधिक, त्वरित झंझावात सब लाता है। कौन बादल? ये कपासी वर्षा। कपासी वर्षा बादल। अब देखिए मेघ गर्जन। ठीक है, मेघ गर्जन है त्वरित झंझा की एक प्रक्रिया है। वास्तव में त्वरित झंझा स्थानीय तूफान होते हैं जिनमें ऊपर की ओर हवाएं तीव्र गति से चलती है। बिजली के चमक और मेघ गर्जन के साथ घनघोर जलवर्षा होती है।
मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है, जिसके कारण तापमान अचानक बढ़ जाता है और और वायु तीव्रता से अचानक फैलती है, जिस कारण भयंकर आवाज उठती है। इसी को मेघ गर्जन कहते हैं। एक बार और इसको देख लीजिए। मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है, ठीक ना, पहले चमक होता है, बिजली की चमक होती है, जिस कारण तापमान अचानक क्या होता है, बढ़ जाता है, माने उसका तापक्रम उसका अचानक बढ़ जाएगा और तीव्रता से अचानक फैलती है और तीव्र गति से अचानक फैलती है, फैल जाती है, जिस कारण भयंकर आवाज उठता है। अब इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। बताइए, बादल परिणाम है संघनन के परिणाम है, ठीक है, संघनन से ही बादल बनता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तीव्र वर्षा के लिए कपासी वर्षा बादल। कपासी वर्षा बादल सबसे ज्यादा झंझावात लाता है, वर्षा ओला सबसे लाता है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल जो हो गया यही पक्षाभी बादल, सबसे ज्यादा ऊंचाई पक्षाभी बादल का होता है। हाँ, ये बताइए, IAS में पूछा हुआ 2002 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषय तथ्यों पर विचार कीजिए। संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, ऊर्ध्वाधर हवा, मेघ गर्जन, इनमें से किस तथ्य के कारण होता है? देखिए, वो संघनन तो फिक्स हो गया कि होगा ही। संघनन से होता है, उच्च ताप एवं आर्द्रता से होता है, और ऊर्ध्वाधर हवा से होता है। और किससे नहीं होता है? पर्वत विज्ञान से नहीं होता है, ठीक है। देखिए, आगे का क्वेश्चन है, IAS 2019 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षा मेघ विरलन तकनीकी तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतः क्षेपण के उपयोग का सुझाव देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। आगे का क्वेश्चन IAS 2019 में पूछा है, मेघा आच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है? क्योंकि इसमें जो होता है पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परिवर्तित कर देता है। पृथ्वी के विकिरण को क्या करता है? बादल जो बादल है वापस परिवर्तित कर देता है, वापस कर देता है। अब देखिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए, हवाएं पढ़ते हैं। हवाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पवन बाण, ठीक है। हवाएं में देखिए, हवाएं जो है, हवाएं धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण चलती है। हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। हाँ, यह हवा बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखिए, यह जो है ना, यदि पृथ्वी स्थिर होती है और उसका धरातल समतल होता है, तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती है। कहता है, यदि पृथ्वी स्थिर होती है और उसका धरातल समतल होता है, तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती है। ठीक हो गया। परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। अतः हवाएं अन्य शक्तियों के कारण अपनी दिशाएं में परिवर्तन करती हुई चलती है। ये शक्तियां है, दाब है, प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल है, जो दाब प्रवणता बल हुआ, कोरियोलिसिस बल हुआ, ठीक ना। तो देखिए, दाब प्रवणता बल जो है ना, इसको बोलते हैं दो भिन्न, किसको बोलते हैं? दाब प्रवणता बल जो है ना, दो भिन्न वायुदाब वाले क्षेत्रों के मध्य हवाएं चलती है। अर्थात दो स्थानों के बीच दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी, वायु उतनी ही तीव्र गति से चलेगी। इससे भी मैंने उसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वायु की दाब प्रवणता से पवन को चलने के लिए बल मिलता है, इसलिए इसे दाब प्रवणता बल कहा जाता है। अब होता है कोरियोलिस बल, ठीक ना। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जी कोरियोलिस द्वारा किया जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल कर दिया गया है। अब देखिए, फेरल के नियम के अनुसार, मैंने इस बल का खोज किया था जी कोरियोलिस बल, वो अपने ही नाम पर उसका नाम देख दिया। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ती है? दाएं ओर। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मुड़ती है? दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ जाती है? बाईं ओर मुड़ जाती है।
सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध का पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध का वामवर्त होता है, ठीक ना। दक्षिणी गोलार्ध का कैसा होता है? वामवर्त होता है, माने बायां। बायां। इस प्रकार से भूघर्षण एवं अभिकेंद्र त्वरण भी हवाओं की दिशाओं को प्रभावित करता है। भूघर्षण और अभिकेंद्र त्वरण भी हवा की दिशा को प्रभावित करता है। अब देखिए हवाओं के प्रकार। हवाओं को 3 प्रकार में बांटा गया। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में। 3 प्रकार में। एक होता है प्रचलित पवन या भूमंडलीय पवन। अब देखिए प्रचलित पवन, ये हवाएं वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं। प्रचलित पवन कैसा है? ये हवा निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली, मतलब ये जो हवा है ना वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा में। ये प्रचलित पवन है। हुआ प्रचलित पवन है, ये हवाएं वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः व्यापारिक पवनें तथा ध्रुवीय पवनों को सम्मिलित किया गया है। व्यापारिक पवन और ध्रुव पवनों किसको सम्मिलित किया गया? मतलब किसमें? प्रचलित पवन। प्रचलित पवन का उदाहरण कौन कौन है? व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन, ठीक है। क्या हुआ? मतलब कि पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, मतलब वही हुआ व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। तीनों को जो है ना ये प्रचलित पवन में डाला गया। मतलब इसको प्रचलित पवन का अगर पूछेगा कौन कौन है तो व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, ये सब सालों भर एक ही दिशा में चलता है। व्यापारिक पवन है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवत निम्न वायुदाब की और दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवनें हैं। पछुआ पवन उपोष्ण उच्च दाब 30 से 35 डिग्री से उपध्रुवीय निम्न दाब 60 से 65 के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली अस्थायी पवनें हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण यह अधिक जटिल हो जाती है तथा ग्रीष्म ऋतु में कम सक्रिय एवं शीत ऋतु में अधिक सक्रिय हो जाती है। सागर के ऊपर चलने के कारण यह हवाएं नमी से परिपूर्ण हो जाती है। नमी से परिपूर्ण, हाँ, पछुआ पवन तथा अपने अक्षांश में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पर्याप्त वर्षा कराती है। पश्चिमी भागों में क्या करता है? मैंने खूब वर्षा होता है, पर्याप्त वर्षा कराता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण इसकी गति इतनी तेज हो जाती है जिससे कि हवाएं तूफानी हो जाती है। पछुआ पवनों के साथ प्रचंड झंझावात चला करते हैं। प्रचंड झंझावात, पछुआ पवन के हाँ, साथ। इसकी प्रचंडता के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता चालीसा। 40 डिग्री अक्षांश पछुआ पवन को क्या बोलते हैं? 40 डिग्री पर गरजता चालीसा। दक्षिणी गोलार्ध में इसे 40 डिग्री अक्षांश पर क्या बोला जाता है? गरजता चालीसा। और 50 डिग्री अक्षांश पर इसको प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर चित्ता साठा। ठीक है। वेलिंगटन एकमात्र राजधानी है जो गरजती चालीसा हवाओं को मार्ग में पड़ती है। वेलिंगटन ही एकमात्र राजधानी है जो कि गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। वेलिंगटन कहाँ है? न्यूजीलैंड में। हाँ, वेलिंगटन एकमात्र राजधानी जो गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। ठीक है। ध्रुवीय पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली ध्रुवीय पवनें कही जाती है। अब देखिए दूसरा है द्वितीय अथवा सामयिक पवन। सामयिक पवन जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार बिल्कुल बदल जाती है। मतलब समय के अनुसार जिस पवन की दिशा बदलती है उसको सामयिक पवन कहते हैं। सामयिक पवनों के अंतर्गत मानसून पवन हो गया, स्थल समीर हो गया, समुद्री समीर हो गया, पर्वत समीर हो गया, घाटी समीर हो गया। ठीक ना, मतलब जो कि समय के अनुसार बदलते रहता है। कौन पवन है? मानसून पवन, स्थल पवन, समुद्री समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर। ठीक ना। अब देखिए मानसून पवन है। मानसून वे पवन है जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट होती है। ये पवन ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। बताइए मानसून पवन है ना शीत ऋतु में कहाँ से कहाँ चलती है? शीत ऋतु में चलती है समुद्र की स्थल से समुद्र की ओर, हाँ। और ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। खूब पूछता है कुछ। डॉक्टर रामा शास्त्री के अनुसार मानसून बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मौसमी पवनें हैं जिनकी दिशा में मौसम में परिवर्तन के साथ उत्क्रमण हो जाता है। डॉक्टर E.H.G. डॉबी के अनुसार पवनों का उत्क्रमण मानसून जलवायु का मूल सिद्धांत है। अब देखिए स्थल समीर और समुद्री समीर।
स्थल समीर और समुद्री समीर समुद्र तट के साथ साथ 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को ही प्रभावित करते हैं। दिन के समय स्थल समुद्र की अपेक्षा शीघ्र गर्म होती है। दिन के समय स्थल समुद्र की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है तथा वायु के गर्म होने के स्थल पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है तथा समुद्र पर उच्च वायुदाब के क्षेत्र बनता है। इस प्रकार दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर आर्द्रता तथा ठंडी वायु चलती है, जिसे समुद्री समीर कहते हैं। ठीक हो गया। अब रात्रि के समय स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होता है। फलस्वरूप वायुजन स्थल से समुद्र की ओर चलती है। माने उस समय जो था समुद्र से स्थल की ओर चल रहा है, यहाँ पे रात्रि में उल्टा हो जाएगा। रात्रि में उल्टा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिसे स्थल उस गोलार्ध में पृथ्वी के पास, जिसे स्थल समीर कहते हैं। स्थल से समुद्र की ओर चलती है। रात के समय दक्षिणी से हाँ उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिणी से उत्तर की ओर रात में स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। हाँ। और ये कहाँ है? स्थल से समुद्र की ओर चलती है। स्थल से समुद्र की ओर चलती है, हम लोग स्थल समीर कहते हैं। देखिए अब देखिए स्थल समीर किसको कहते हैं? जो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, स्थल समीर कहलाता है। ठीक है। पर्वत समीर बताइए। अब देखिए पर्वत समीर और घाटी समीर। पर्वतीय प्रदेशों में दिन के समय घाटी की वायु गर्म होकर पर्वत की ढलान के साथ साथ ऊपर उठती है, इसे घाटी समीर कहते हैं। अच्छा। मतलब रात्रि के समय एक बार और समझाइए सर। देखिए पर्वत समीर जो है ना, पर्वत और घाटी समीर, हाँ। पर्वतीय प्रदेशों में दिन के समय घाटी की वायु गर्म होकर पर्वत की ढलान के साथ साथ ऊपर की ओर बढ़ती है। तो ऊपर की ओर बढ़ती है। मतलब पर्वत का ढलान है ना, दिन के समय वायु गर्म होकर पर्वत के ढलान के साथ कहाँ बढ़ती है? ऊपर की ओर बढ़ती है। ठीक हो गया। इसको घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वत के ऊपर वायु शीघ्र ठंडी होकर भारी हो जाती है। रात्रि के समय क्या होता है? वायु जो है ना ठंडी होकर भारी हो जाती है और वह पर्वत से कहाँ आती है? घाटी की ओर आती है। पर्वत की ढलान के साथ साथ नीचे को उतरना शुरू होता है, इसे पर्वत समीर कहते हैं। मतलब पर्वत से जो हवा नीचे आ रही है उसे पर्वत नीचे आता है, उसी को मतलब ठंडी हवाएं पर्वत से जो नीचे आ रही है उसे पर्वत समीर कहते हैं। और गर्म हवाएं नीचे से जो ऊपर जा रही है उसे समीर कहते हैं। उसे क्या? घाटी समीर कहते हैं। अब देखिए स्थानीय पवन। ये पवनें तापमान तथा वायु दाब के स्थानीय अंतर से चलती है और बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती है। भूमध्य सागर लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च दाब पेटी के अंतर्गत आता है। यह पेटी गतिजन्य होती है। ग्रीष्म काल में इस अक्षांश में व्यापारिक हवाएं तथा शीतकाल में पछुआ हवाएं चलती है भूमध्य सागर में। ठीक ना। अब इसका देखिए क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए 2021 में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागर के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होता है। दूसरा नंबर में शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागर की पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। बताइए उपर्युक्त में से कौन सा सही है? उपर्युक्त में दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक हो। बताइए गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में एक पश्चिमी पवने है। दक्षिणी गोलार्ध में एक पश्चिमी पवने है जो गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60। अच्छा ये बताइए विश्व के किस समुद्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में? हिंद महासागर। कहाँ? हिंद महासागर में। बताइए रोडिंग फोर्टिंग शब्द प्रयोग होता है किसके लिए? रोडिंग फोर्टिंग शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? सशक्त समुद्री हवाएं 40 से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। रोडिंग फोर्टिंग होता है ना, सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो चलता है ना हवाएं, उसी को रोडिंग फोर्टिंग बोलते हैं। ठीक है। बताइए दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? कि पृथ्वी का घूर्णन होता है। पृथ्वी का घूर्णन। IAS 2010। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के ये बताइए उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है? व्यापारिक पवनें। कौन होती है?
व्यापारिक पवन है। पंजाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली व्यापारिक पवन है। व्यापारिक पवन। बताइए, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसकी प्रारूपीय अभिलक्षण है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसकी प्रारूपीय अभिलक्षण है? मानसून जलवायु। मानसून जलवायु का। ठीक है। अब देखिए, अब जो होता है अगला टॉपिक, स्थानीय पवन। स्थानीय पवन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय पवनें तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती है और बहुत ही छोटे छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती है। ये पवनें क्षोभ मंडल के निचली परतों तक ही सीमित होती है। प्रमुख स्थानीय पवनें निम्नलिखित है, जैसे कि चिनूक हो गया। चिनूक का अर्थ होता है हिमबक्षी। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे उतरने वाले गर्म तथा सूक्ष्म पवन है, जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। इसके प्रभाव से जाड़े का तापमान बढ़ जाता है तथा बर्फ पिघल जाती है एवं शीतकाल में भी हरी भरी घासें उग जाती है। चिनूक के समान ही अल्पस पर्वत के दक्षिण ढाल से ऊपर उठने वाली पवन उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है तथा गर्म तथा सूक्ष्म हो जाती है। इसे यूरोप में फॉन कहा जाता है। फॉन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। फॉन का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में। अब देखिए, सेंटा एना दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय पवन है। सेंटा एना चिनूक के समान गर्म एवं सूक्ष्म होता है, परंतु चिनूक के विपरीत सेंटा एना पवन पूर्वी पश्चिम विस्तृत घाटी में चैनल पवन के रूप में प्रभावित होती है। अब देखिए, हरमट्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी दिशा में हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम अफ्रीका तक चलने वाली सूक्ष्म तथा रेतीली स्थानीय पवन है। हरमट्टन के आगमन पर मौसम शुष्क हो जाने के कारण सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाती है। इसी प्रभाव के कारण गिनी तट पर इस पवन को डॉक्टर विंड की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर विंड किसको बोलते हैं? जिसको कहते हैं गिनी पर्वत को। गिनी हरमट्टन। डॉक्टर पवन किसको बोलते हैं? हरमट्टन। हरमट्टन को किसको बोलते हैं? हरमट्टन पवन को ही डॉक्टर पवन के बोलते नाम से जाना जाता हैं। हाँ। अब देखिए, सिरोको जो है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म सूक्ष्म तथा रेत भरी स्थानीय पवन है। माने सिरोको जो है हाँ। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर। अब सिरोको को ही रक्त वृष्टि बोलते हैं। मतलब वर्षा, ये खून का वर्षा वाला हवा कौन है? ये सिरोको कौन है? सिरोको है। हाँ। अब देखिए, बोरा एक सूक्ष्म ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट तक चलती है। इटली के उत्तरी भाग इसे विशेष रूप से प्रभावित होती है। ठीक है। अब देखिए, ब्लिजार्ड जो है हिम झंझावत युक्त ध्रुवीय पवनें होती है। ब्लिजार्ड ध्रुवीय पवनें होती है। इनका प्रभाव क्षेत्र उत्तर दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। अब देखिए लू जो है, देखिए लू। ठीक है। लू जो है उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण तथा शुष्क स्थानीय पवन है। उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली जो पवनें हैं उसको क्या बोलते हैं? लू। जैसे लिख देगा कि उत्तरी भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु का नाम क्या है, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज? लू। मतलब गर्म वायु, गर्म पवन वायु है। अब देखिए, नॉर्वेस्टर भारत में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं जिसे क्या बोलते हैं? काल बैसाखी कहा जाता है। नॉर्वेस्टर को क्या बोलते हैं? काल बैसाखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत में चलने वाला नॉर्वेस्टर को क्या बोलते हैं? काल बैसाखी बोलते हैं। अब देखिए, जोंडा अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चलने वाली गर्म एवं सूक्ष्म स्थानीय पवन है। कहाँ जोंडा कहाँ चलती है? एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर चलने में। अर्जेंटीना जोंडा जो अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर। जोंडा कहाँ चलती है? अर्जेंटीना में। जोंडा अर्जेंटीना में। उत्तरी भारत में लो। अब देखिए, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रेगिस्तान में चलने वाली गर्म सूक्ष्म एवं धूल भरी पवन है। ब्रिक फील्डर कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में। और जोंडा अर्जेंटीना में। ठीक हो गया।
अब देखिए यामो, जापान में चलने वाले गर्म एवं सूक्ष्म स्थानीय पवन है। यामो जापान, यामो जापान, यामो कहाँ बोलती है? जापान में। यामो जापान में, आप सभी बोलते यामो जाइए। जापान। अब देखिए पुरगा, पुरगा कहाँ चलती है? पूरा रूस के टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली ठंडी स्थानीय पवन ये है। याद रखिए, पूरा जो है रूस में। पुरगा रूस में। अब देखिए लेवेंटर, लेवेंटर दक्षिणी स्पेन में। लेवेंटर दक्षिणी ठंडी स्थानीय पवन है। लेवेंटर कैसी है? ठंडी पवन है। ठंडी स्थानीय। और पेम्पेरो, पेम्पेरो जो है दक्षिण अमेरिका के पंपास में चलने वाली उत्तरी पश्चिमी ठंडी पवन है। पेम्पेरो कैसी पवन है? उत्तरी पूर्वी ठंडी पवन है। पेम्पेरो कैसी पवन है? उत्तरी पेम्पेरो जन ठंडी पवन है, हम ये पूछ रहे हैं। अरे उत्तरी पश्चिमी में चलने वाली ठंडी पवन है। हाँ, दक्षिणी अमेरिका में पंपास में चलने वाली उत्तरी पश्चिमी में ठंडी पवन है। ठंडी पवन। हम सिर्फ यही पूछे थे पेम्पेरो कैसी पवन है, तो ठंडी पवन है। पेम्पेरो ठंडी पवन। अब देखिए प्रमुख ठंडी स्थानीय पवन है। हम ठंडी स्थानीय पवन देखते हैं सबसे पहले। बहुत ही अब बताइए नॉर्दर्न कहाँ चलती है? नॉर्दर्न पवन राज्य अमेरिका, नॉर्दर्न संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्दर्न संयुक्त राज्य अमेरिका। और नॉर्टी नॉर्टी हो गया मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ मैक्सिको। विली वाव गिलिबाव, अलास्का में, अलास्का, ये सब ठंडी है। विली वाव अलास्का। और पेम्पेरो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना। पेम्पेरो अर्जेंटीना। अब देखिए पापागायो हाँ, पापागायो मैक्सिको, पापागायो मैक्सिको, पापागायो मैक्सिको। और पुरगा, पुरगा पुरगा टुंड्रा प्रदेश, पुरगा पुरगा टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश रूस में चलता है। पुरगा टुंड्रा प्रदेश रूस में। रूस में। अब देखिए बाइज, बाइज बाइल, बाइज बाइल पूर्वी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। बाइज स्विट्जरलैंड। अब देखिए मिस्ट्रल मिस्टर हो गया स्पेन एवं फ्रांस, मिस्टर स्पेन एवं फ्रांस, ये सब ठंडी हवा है, मिस्टल। ठंडी पवन है। हाँ। अब देखिए बुरान, बुरान कहाँ बात है? रूस, रूस में। बुरान रूस में। रूस में। बोरा बोरा सूडान में। है, बोरा एडियाटिक तट। अच्छा, ये दिया। बोरा एडियाटिक तट, अभी तुरंत पढ़े ना बोरा कहाँ बोलता है? एडियाटिक तट सागर में। बोरा एडियाटिक तट। अब देखिए कैप डॉक्टर दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र में। अब देखिए हबूब, हबूब हबूब एक पवन है जो कि ठंडी पवन है, जो सूडान में चलती है। सिस्तान एक ठंडी पवन है जो कि कहाँ चलती है? पूर्वी ईरान में। और ट्रेमोंटेन, ट्रेमोंटेन, ट्रेमोंटेन कहाँ चलती है? मध्य यूरोप में। लेवेंटर कहाँ चलती है? स्पेन में। लेवेंटर स्पेन में। अब देखिए प्रमुख गर्म स्थानीय पवन, प्रमुख गर्म स्थानीय पवन देखिए सिरोको, हो गया सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल इटली में। सिरोको कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल इटली में। अच्छा से बैठिए। अब देखिए चिनुक, चिनुक हो गया रॉकी पर्वत। चिनुक कहाँ बोलती है? रॉकी पर्वत। और फोन कहाँ चलती है? अल्पास पर्वत, स्विट्जरलैंड। ब्रिक फिल्डर बताइए, ऑस्ट्रेलिया। ये सब गर्म, उसके पहले जो है ठंडी पवन हो गई है। और सिरोको से जो पढ़ रहे हैं ये सब गर्म पवनें होगी, जो भी अभी पढ़ेंगे। बताइए सिमुम कहाँ है? अरब रेगिस्तान में। ब्लैक रोलर कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। बताइए गिबली, गिबली कहाँ होती है? गिबली कहाँ बहती है? गिबली एक पवन है, गर्म पवन है, लीबिया में बहती है। गिबली लीबिया में बहती है, ठीक है? लीबिया में बहती है। खामसिन, खामसिन मिस्र में। मिस्र में। खामसिन मिस्र में। खामसिन कहाँ है? मिस्र में। अब बताइए लेस्ट कहाँ है? लेस्ट लेस्ट हो गया आपको मदारी कनारी, कनारी द्वीप में। चिली बताइए, चिली, चिली चिली तो ये हो गया ट्यूनेशिया में। चिली एक गर्म पवने है जो कि ट्यूनेशिया में बहती है। ट्यूनीशिया। बताइए कोइम बैंग, जावा, सामल इराक, सामल इराक, नॉर्वेस्टर्स न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर। न्यूजीलैंड। और बताइए सेंटा एना दक्षिणी कैलिफोर्निया, सेंटा एना दक्षिणी कैलिफोर्निया, सेंटा एना दक्षिणी कैलिफोर्निया। लू, लू ईरान। उत्तरी भारत, लू उत्तरी भारत। हाँ, लू उत्तरी भारत। उत्तरी भारत। अयाला, आयला फ्रांस। सोलेनो सोलेनो हो गया आपको दक्षिणी पूर्वी स्पेन, दक्षिणी पूर्वी स्पेन। और बताइए पोनेंटी उत्तर पश्चिम भूमध्यसागर, उत्तर पश्चिम भूमध्यसागर। बर्ग बर्ग दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। सुखोवे रूस तथा काजाकिस्तान, रूस तथा काजिस्तान, काजाकिस्तान। सुखोवे कहाँ बहती है? रूस तथा काजाकिस्तान, रूस तथा कजाकिस्तान। अब देखिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फोन एक अस्थाई पवन है, कहाँ की बताइए? फोन हो गया आपको यहाँ का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सम्मिलित नहीं है? फोन अल्पस पर्वत, बोरा पोलैंड, ये गलत है। बोरा का जो होना चाहिए एक सूक्ष्म और ठंडी है। बोरा कहाँ बता है? ये तीव्र गति से चलने वाली ये एडियाटिक सागर, एडियाटिक सागर में। बोरा बोरा एडियाटिक सागर, यहाँ पोलैंड दे दिया, गलत दे दिया। मिस्ट्रिल राइन घाटी, ये सही है। खमसिन मिस्र। बताइए चिनुक कहाँ बहती है? चिनुक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही बहती है। और सिरोको,
सिरको भी सिसिली में। सिसिली द्वीप पर। सिसलीम, सिरोको सिसलीम। अब देखिए ब्लिजार्ड, बिलिजार्ड तो ये तो झंझावट युक्त साइबेरिया कनाडा से होता साइबेरिया है। कनाडा में। हाँ। और नॉर्वेस्टर्स भारत में। नॉर्वेस्टर भारत में। मतलब निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? मतलब हाँ, रुधिर कि वर्षा। खून की वर्षा किसको बोलते इटली हैं? में। हाँ, इटली में यहाँ सिरोको। वही कहते हैं जिसको सिरको बोलते हैं। ठीक हो गया। हाँ हाँ। अब बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानी में चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? ये जारों का तापमान बढ़ा देता है। क्या चिनूक करता है? जैसे चलेगा तो जारों का तापमान बढ़ क्या बता बढ़ बढ़ा जाएगा। देता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है। लेवेस, जैसे स्पेन। लेवेस स्पेन सही है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया सही है। ऑस्ट्रेलिया सही है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका सही है। सोमल ऑस्ट्रेलिया सामाल- ये गलत है। सामाल जो होना चाहिए ये अरब प्रायद्वीप में है। हम्म, ईरान, इराक और अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है। सामल यानी ईरान, इराक और अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है सामाल। ठीक है। अब देखिए वन, वन। वन जो होता है वन के बारे में चर्चा करते हैं। हम्म। वन केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं बल्कि पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। हम्म। ठीक। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम्म। भूटान सागर ने अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। भूटान ने कितना प्रावधान दिया है अपने वन को बनाए रखने के लिए? अपने 60% भूभाग पर भाग पर 60% भूभाग पर। वन बनाए रखने के लिए भूटान वर्ष सरकार- 2021 में भूटान का लगभग 71.4% भूभाग वनों से आच्छादित है। वाह। भूटान का 71 कितना छोटा 4%। देश है, वन का देख रहे हैं विस्तार। विश्व बैंक के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार जापान का 68.4% भूभाग, इंडोनेशिया का 49.1% भूभाग, भाग भारत का 24.3%। बताइए। भारत का 24.3 24.3% भूभाग पर वन है, इसको याद रखिए। और चीन का 23.3% भूभाग पर वन है। चीन का जबकि विश्व में सर्वाधिक वन सूरीनाम में है जिसका 97.4% भूभाग वनों से आच्छादित है। सूरीनाम का सूरीनाम। किसका है? सूरीनाम का। ठीक ना। सूरीनाम सूरीनाम का विश्व में सर्वाधिक माने वन वाला क्षेत्र है हाँ सूरीनाम है। जिसका विस्तार 97.4% भूभाग पर फैला हुआ है। इसके बाद क्रमशः गुयाना का है 93.6%। गुयाना हाँ। 93.6%। ठीक। और माइक्रोनेशिया अब माइक्रोनेशिया का 92%, गेबोन का 91.3%। ठीक है। अब देखिए जलवायु कटिबंध के आधार पर प्रमुख वन जो है, देखिए पहला होता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। इन वनों का विस्तार विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाया जाता है। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में कौन वन होता है? यही जो क्या बोले जलवायु उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा भर। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्षा भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्षा भर होने वाली संवहनीय वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। अमेजन बेसिन के अंतर्गत मतलब ये जो है ये वन विश्व के 3 बृहत्तम क्षेत्रों में विस्तृत है। कहाँ कहाँ? अमेजन बेसिन में इसके अंतर्गत ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, सूरीनाम ये सब चीज़ आता है। उसके बाद आता है कांगो बेसिन इसके अंतर्गत कांगो गणराज, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज, इक्वेटोरियम, गेबोन ये सब आता है। उसके बाद दक्षिणी पूर्व एशिया ये जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है ना सदाबहार वन का, तो अमेजन बेसिन के तहत अमेजन बेसिन में ज़्यादा है, कांगो बेसिन में है और दक्षिण पूर्व एशिया में है। इसके अंतर्गत मुख्यतः इंडोनेशिया एवं न्यू गिनी के क्षेत्र को शामिल किया गया। किसके अंतर्गत? दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत इंडोनेशिया और न्यू गिनी को शामिल किया गया है। अमेजन बेसिन वर्षा वन विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन है जो दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्रफल का 40% है। बाप रे, दक्षिण अफ्रीका कुल क्षेत्रफल का 40% का आवृत्ति करते हैं। यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो यह उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाएंगे। इसका प्रमुख कारण वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होना। सदाबहार वर्षा वनों में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है। इन वनों में कठोर लकड़ियों वाले वृक्ष जैसे रोजवुड, सदाबहार वर्षा वन में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियों वाला वन पाई जाती है। इन वनों में कठोर लकड़ियों वाले वृक्ष जैसे रोजवुड होता है, आबनूस होता है, मोहगनी होता है। सदाबहार वर्षा वन में प्रमुख वृक्ष का नाम बताइए। रोजवुड। हाँ। और उसके बाद आ जाइए
कौन रोज भाई? किंगवुड, टॉलफिट, मनीबुश, रोजवुड, शीशम, आबसून, मोहगनी रोजे वुड आई नहीं होता है। और पर डेल बर्जिया एक बड़ा समूह है जिसमें 100 से 600 प्रजाति आती है। डेल बर्जिया जो एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें 100 से 600 प्रजाति आती है। यह छोटे से मध्य आकार के पौधे एवं झाड़ियों के रूप में होती है। इस जाति के पौधे मुख्य रूप से उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर तथा दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जातियां जैसे कि शीशम हो गया, किंगवुड हो गया, ट्यूलिप वुड हो गया, मनी बूस आदि हो गया। किसमें? डेल बर्जिया में आता है ये सब। शीशम या रोजवुड को उसकी गुलाबी सी महक के कारण रोजवुड कहा जाता है। रोजवुड गुलाबी सी महक होता है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पहले पड़े उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों को मानसून वन कहा जाता है। ये वन मुख्यतः भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मध्य एशिया के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन वनों में आर्द्र एवं शुष्क 2 स्पष्ट ऋतुएं होती है। भारत तथा इसके निकट मानसून क्षेत्रों में वर्ष में 3 ऋतुएं होती है, जिस कारण इस वनों में मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां गिरा देती है। इन वनों के मुख्यतः साल, सागौन, नीम एवं शीशम जैसे पौधों को बहुलता होती है। क्या करता है बताइए, इसका मुख्य विशेषता बताइए। ये जो होता है ना, यहाँ पत्तियां गिरा देता है, इसका जल को संरक्षित रखने के लिए। जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष की पत्तियां गिरा देती है। जैसे अपने यहाँ भी होता है ना कुछ। हाँ, देखते नहीं है, वृक्ष की पत्तियां गिरा देती है। ठीक। इन वनों को मुख्यतः इस वन में कौन कौन होता है? साल, शीशम, नीम, शीशम। अब देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मुख्यतः मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होता है। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में शीतोष्ण सदाबहार वन पाया जाता है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील। देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन जो है ना, ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाया जाता है। ठीक ना? कहाँ पाया जाता है? पूर्वी किनारे। कौन? यही कौन? शीतोष्ण सदाबहार वन। कौन? शीतोष्ण सदाबहार वन। हाँ, यह जैसे कि दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में, दक्षिणी चीन में, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में यह प्राय एक ही जाति वाले वृक्ष की प्रधानता पाई जाती है। चौड़ी पत्ती वाले कठोर लकड़ी, ओक, लॉरेल, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस आदि के वन यहाँ प्रमुख है। देखिए भूमध्य सागरीय वन। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी के किनारों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में यह वन होता है। ठीक है। यह अधिकतम यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं कॉर्क, ओक, जैतून, आलू बुखारा, चेस्टनट, पाइन। ये सब किस में आता है? भूमध्य सागरीय वन में। भूमध्य सागर प्रदेश से सिट्रस फलों के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागर प्रदेश किस फलों के लिए प्रसिद्ध है? सिट्रस फलों के लिए। पूछेगा सिट्रस फल कहाँ प्रसिद्ध है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में सिट्रस फलों के लिए। जैसे इसमें सिट्रस फल में हो गया नारंगी, संतरा, ये सब ना, पता नहीं, सहतूत, नींबू। देखिए भूमध्य सागर सिट्रस फलों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है ना अंगूर होता है, नारंगी होता है, नींबू होता है। ठीक ना? हाँ, नाशपाती होता है। हाँ। अब देखिए शीतोष्ण कोणधारी वन। शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम को ही टेगा वन बायोम भी कहा जाता है। शीतोष्ण कोणधारी वन को क्या बोलते हैं? टेगा वन बायोम कहा जाता है। 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उत्तर में टुंड्रा एवं दक्षिण भाग में पर्णपाती वनों के मध्य पाया जाता है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के शीत महाद्वीप अथवा उपध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। विश्व में इन वनों का क्षेत्र कनाडा, यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। शीतोष्ण कोणधारी वन विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष चीड़, देवदार, फर, हेमलॉक, सप्रूस। भारत में इन वनों का विस्तार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है। भारत में इन वनों का विस्तार कहाँ है? हिमालय क्षेत्रों में। शीतोष्ण कोणधारी वन का विस्तार भारत में कहाँ है? सबसे ज्यादा हिमालयी क्षेत्र में। वनों से हमें भवन निर्माण सामग्री प्राप्त होता है। वनों से लकड़ी एवं औषधियाँ प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का शीर्षस्थ लुगदी उत्पादक है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, विश्व का सबसे ज्यादा लुगदी उत्पादन करने में कौन है? लुगदी मतलब वो लकड़ी का। हाँ, वुड पल्प। अच्छा, वुड पल्प। उसको वुड पल्प में सबसे ज्यादा विकसित मतलब कि कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। ठीक है। देखिए ब्राजील हो गया, कनाडा, चीन, स्वीडन एवं फिनलैंड क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चौथे, पांचवें, छठे स्थान पर है। ब्राजील द्वितीय पर,
तीसरा कनाडा, चौथा चीन, पांचवा स्वीडन, छठा फिनलैंड। लुगदी उत्पादन में, लुगदी निर्यात में ब्राजील शीर्षतम देश है, जबकि कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। लुगदी में सबसे ज्यादा ब्राजील है, तब संयुक्त राज्य अमेरिका है, नहीं तब कनाडा है, तब संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ। FAO ने मुलायम लकड़ी के रूप में परिभाषित किया है, वुड FAO ने मुलायम लकड़ी को कॉनिफेरस के रूप में परिभाषित किया है। FAO ने मुलायम लकड़ी को किस रूप में परिभाषित किया है? कॉनिफेरस के रूप में परिभाषित किया है। कॉनिफेरस एक पेड़ होता है, ठीक है, कॉनिफेरस एक पेड़ होता है। हाँ। मुलायम लकड़ी मुख्यतः बाल्टिक क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका एवं चीन में बहुतायत मात्रा में होती है। वर्ष 2019 में भारत 3,22,044 क्यूबिक मीटर उत्पादन के साथ विश्व का शीर्षतम ईंधन काष्ठ उत्पादक देश है। पूछेगा विश्व का शीर्षतम ईंधन काष्ठ उत्पादक देश कौन है? चीन है। भारत है। भारत है। भारत है। नहीं समझे, फिर से समझे। देखिए भारत जो है, हाँ, क्यूबिक मीटर उत्पादक वाला के साथ। हाँ, वर्ष 2019 में भारत मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000, 30,22,044 क्यूबिक मीटर उत्पादन ने विश्व का शीर्षतम ईंधन काष्ठ उत्पादक देश है। मतलब ईंधन के रूप में लकड़ी का जो होता है ना, भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारत में होता है। 3,22,044। ठीक ना, जबकि चीन दूसरा स्थान पर है, ब्राजील तीसरा स्थान पर है। चीन दूसरा स्थान पर और तीसरा स्थान पर ब्राजील। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। बताइए सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? ये चौड़ी पत्ती का सदाबहार वन। चौड़ी पत्ती सदाबहार वन है सेल्वा। अब बताइए वन विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन। शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन का फैलाव सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित देशों में किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? भूटान का। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस। सदाबहार वन जो है ब्राजील में पाए जाते हैं। ब्राजील में, जैसे कि अमेजन बेसिन में, जैसे कि ब्राजील हो गया, बोलिविया हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। IAS 2007 में पूछा था। अब देखिए 41वां BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। ऑप्शन है विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, ध्रुवों के पास। पृथ्वी पर घने वन का अधिकार मिलता है विषुवत रेखा के पास। बताइए निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है कांगो घाटी, गंगा घाटी, हुआंग घाटी, मर्रे डार्लिंग की घाटी। कांगो घाटी। टेगा वन की विशेषता है, क्या है टेगा वन की विशेषता बताइए? समशीतोष्ण क्षेत्र की है। यह जो समशीतोष्ण क्षेत्र की है टेगा वन। जो है समशीतोष्ण। विश्व की सबसे बड़े एवं घने वन है बताइए? हाँ, ये ब्राजील में है, जिसका ब्राजील नहीं बताएंगे। ऑप्शन में भारत, तंजानिया, ब्राजील, कनाडा। बताइए तो ब्राजील होगा इसका आंसर। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है ब्राजील। बताइए निम्न किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? हाँ, जापान हो जाएगा। तो वन आच्छादित में जो ऑप्शन में चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। इसके अनुसार जापान हो जाएगा इसके अनुसार। कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है अमेजोनिया में, स्कैंडिनेवियाई में, कनाडा में, फिनलैंड में। नहीं, अमेजोनिया में नहीं पाया जाता है, लेकिन स्कैंडिया में पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है, फिनलैंड में पाया जाता है। कोनधारी वन अमेजोनिया में नहीं पाया जाता। बताइए शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किस में सघन उष्णदता वन है? ऑप्शन है आइवरी कोस्ट, केन्या, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका। आइवरी कोस्ट का सही आंसर हो जाएगा। बताइए देवदार कहाँ पाया जाता है? देवदार कनाडा में। और डगलस फर कहाँ पाया जाता है? मैक्सिको में। और मोहगनी कहाँ पाया जाता है? होंडुरास में। सागौन म्यांमार में। सागौन म्यांमार में पाया जाता है। बताइए मानसूनी वन जो है ना, सौगान तथा साखू में मिलता है। सौगान तथा साखू मानसूनी वन है। विश्वत रेखीय वन बताइए कौन है? दो गो नाम बताइए। मोहगनी और रोजवुड। अब बताइए भूमध्य सागरीय वन अल बुखारा एवं जैतून जो है ना, ये भूमध्य सागरीय वन है।
अब कौनधारी वन जैसे कि चीड़ तथा फर हो गया कौनधारी वन। ठीक, बताइए विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? हाँ सबसे ज़्यादा कनाडा। ऑप्शन में यूएस, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा। हाँ कनाडा होगा। कनाडा होगा, ऑप्शन से कनाडा होगा। हाँ नहीं ऐसे कनाडा है, ये है अफगानिस्तान में, अभी तो पढ़ाए थे आप पीछे। मीट्रिक टन उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ऊपर है। ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है तो कनाडा है। 2019 में जो अग्रणी 2019 से पहले था वो, इसमें कहाँ लिखा है? ये 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन कास्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभी तुरंत करें। भारत नहीं, पर ईंधन कास्ट का भारत, चीन का प्रयोग करता है भारत। भारत, चीन ईंधन कास्ट का उत्पादक देश है। वही काठ का ईंधन कास्ट मतलब लकड़ी का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत करता है। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? डेलबर्जिया जाति शीशम से, डेलबर्जिया शीशम से संबंधित। अब देखिए वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र हैं। ठीक ना, अब इसको मिलान करने के लिए दिया है। बताइए मक्खी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में मक्खी वनस्पति का एक प्रकार है मक्खी जो कि भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। फिम्बस एक वनस्पति के प्रकार है जो कि दक्षिणी अफ्रीका में। अब देखिए चैंपरेल जो कि वनस्पति प्रकार है जो कि कैलिफोर्निया में। मेटोरेल चिली में। बताइए अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखा। बबूल बताइए। बबूल जो है सहारा में पाया जाता है। सहारा में। बबूल सहारा में। बेओबाब माने सवाना में। अब देखिए देवदार भूमध्य सागरीय में। इस तरह से आज इतना ही रहने देते हैं और आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल का जो टॉपिक होगा विश्व की जलवायु होगी।